नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन भूगोल की कक्षाओं में। और आज हम पुनः एक बार फिर से हमारे जो ऑनलाइन टीचिंग का हमने एक नया मोड आपके सामने रखा था उससे हट कर के वापस और ऑनलाइन टीचिंग हम अब बोर्ड के माध्यम से शुरू करेंगे वापस फिर से। और हम लास्ट वीडियो तक पढ़ रहे थे बीए पार्ट थर्ड ईयर, जो कि थर्ड ईयर के बच्चों के लिए था। अब हम वापस पुनः फिर से, चूंकि फर्स्ट ईयर के एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, हमने पहले 3-4 वीडियो हम बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए लेकर के आए थे, जिसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने देखे थे। सौरमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कुछ सिद्धांत परिकल्पनाएं हमने देखी थी। अब हम वापस फिर से और बीए फर्स्ट ईयर के लिए हम क्लासेस अब बीए थर्ड ईयर से वापस मूव करके हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये जो सेशंस रहेगा स्पेशली ये बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए रहेगा और पूरा 1 महीना हम पूरे जनवरी में बीए फर्स्ट ईयर को कवर करने का प्रयास करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। तो आइए आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं हमारा वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी जो है हमारे अर्थ के बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर वगैरह है, हमको उसके बारे में पृथ्वी के बाहरी वातावरण, आज हम मंगल ग्रह तक भी पहुंच गए हैं। हमारे जो मैन मेड जो अंतरिक्ष यान है वो हमारे सोलर सिस्टम को भी पार कर गए हैं। तो हमने पृथ्वी के बाहर की बहुत सारी जानकारी हमको पता है, जुटा ली है हमने। अधिकांश हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, हमारे एटमॉस्फेयर से जो हमारा पूरा वायुमंडलीय तंत्र है उसके बारे में भी हमने समझने का बहुत हद तक इसको ठीक ढंग से समझ लिया है। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है, आउटर ऑफ द अर्थ की तो हमको जानकारी है, पृथ्वी के बाहर क्या है तो हम ठीक से जानते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर की स्थिति क्या है ये हम इस पूरे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पढ़ने का प्रयास, हम इस पूरे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के टॉपिक में समझने का प्रयास करते हैं। आज भी वर्तमान समय में भी वैसे तो बहुत सारी जानकारी हमने, क्योंकि अब वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से हमने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मामले में जानना तो शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत हद तक हम इसके बारे में ठीक ये नहीं कह सकते कि हम पूरे ठीक ढंग से इसको जानते हैं। तो अभी तक की जितनी नॉलेज हमारे पास है वो हम इस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में डिस्क्रिप्टिवली नहीं, शॉर्टली पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो पृथ्वी को अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक स्थिति की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पृथ्वी तल से नीचे की, जहाँ हम खड़े हुए हैं उसके नीचे की हम बात कर रहे हैं। इसको जानने के सोर्सेस क्या है? सोर्सेस तो पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के मुख्यतः 2 सूत्र होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस। प्रत्यक्ष सोर्सेस वो है जो हम सीधे जिनको देख पाते हैं, जिनके माध्यम से हम अनुमान लगा पाते हैं कि वास्तविकता में पृथ्वी हमारी कैसी होगी। प्रत्यक्ष सोर्सेज में हमारे आते हैं, जैसे हमने कहीं खुदाई करी, जो खान होती है, खनन के माध्यम से जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो जो मिनरल्स निकल के आते हैं उनके, जब हम खुदाई करते हैं तो कितनी हीट अंदर है, चट्टानों का प्रारूप कैसा है, ये खनन से निकलने वाले कुछ एक जो मिनरल्स हैं जो गहरी खान है हमारी, वहाँ से हमको एक आइडिया लगता है। दूसरा इसका जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी परिघटना जब होती है तो पहली बात तो इतनी गहराई तक हम अभी तक, इतना गहरा तो हम खोद भी नहीं पाए हैं जितनी गहराई से पृथ्वी पर हम ज्वालामुखी उद्गार देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार जो है पृथ्वी पर बहुत अंदर से मैग्मा निकल के आ रहा है। तो जो पृथ्वी की अंदर की जो स्थिति है, क्या चट्टानों का प्रारूप है, जैसे ही मैग्मा ठंडा होता है हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा बड़ी मात्रा में बाहर निकलता है। तो हमको ये उससे एक अनुमान लगता है मोटा मोटा कि
पृथ्वी पर अत्यधिक, पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं अत्यधिक ताप है, तभी तो ये जो चट्टानें हैं पिघल करके और किसकी फॉर्म में मोल्टन हो गई हैं, चट्टानें मोल्टन होकर के और द्रव अवस्था में आ गई हैं, लावा के रूप में आ गई हैं। तो हमको पता चलता है कुछ एक चीज़ों के बारे में कि पृथ्वी के अंदर एक तो अत्यधिक ताप की अवस्था, जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे जाएंगे वैसे वैसे ताप बहुत बढ़ता जाएगा। एक एवरेज अगर हम टेम्परेचर इंक्रीजन की बात करें तो प्रत्येक 1 किलोमीटर की गहराई पर एवरेज 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और ये कहाँ तक चलता है, ये प्रोसेस अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर तक चलता है। उसके बाद अगर तापमान में बढ़ोतरी की मैं बात करूं, फिर 100 किलोमीटर से नीचे 1 किलोमीटर हम जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़कर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की गहराई पर तापमान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे फिर ये जो डिक्रीज है, जो इंक्रीज है टेम्परेचर का, जो बढ़ोतरी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी कि 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं होती। ये तो हुई कुछ अलग बात। तो डायरेक्ट सोर्सेज में हम ज्वालामुखी हमारा मेन सोर्स है, जिससे पता चलता है हमको कि पृथ्वी कहीं ना कहीं अत्यधिक, पृथ्वी के अंदर का तापमान है बहुत गर्म है, चट्टानों का प्रारूप कैसा है, थोड़ी बहुत जानकारी हमको यहाँ पर ज्वालामुखी के माध्यम से मिलती है। अप्रत्यक्ष सोर्सेज में हमारे पास आते हैं ताप, दाब, घनत्व, उल्काएं। बाहर से हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे उल्का पिंड हैं। अब इनका हमारी पृथ्वी से क्या कनेक्शन है? ये जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है कहीं ना कहीं एक हाइपोथेसिस के हिसाब से पूरा की पूरा एक ही कंपोनेंट से मिलकर के बना है। तो जो उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं हम उनकी भी स्टडी करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को मैच करता है, तो हम उस मामले में भी उनसे जानकारी लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष सोर्सेज में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंगें हमें पृथ्वी की आंतरिक स्थिति के बारे में जानकारियां देती हैं। अब वो किस तरीके से देती हैं वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम भूकंपीय तरंगों को समझें, उसके पहले हम कुछ एक विद्वानों ने अपनी अवधारणाएं जो दी हैं, तो चलो हम पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। भूकंपीय तरंगों से हम पृथ्वी को कैसे जज करते हैं। तो ये हमें दो तरह के सोर्सेज देखें, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। आज हम भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो भूकंप है क्या, हम लोग सभी परिचित हैं। पृथ्वी के अंतर्गत, पृथ्वी के नीचे, धरातल के नीचे पृथ्वी में जो गतिविधियां होती हैं, चट्टानों के मूवमेंट की वजह से, प्लेटों के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा होता है और वो कंपन हमको फील होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप, जिसको अर्थक्वेक्स कह देते हैं। कुछ एक टर्मिनोलॉजी जिसको हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर, जैसे ये हमारी सरफेस है, यहाँ पे मान के चलो हम खड़े हुए हैं, तो पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से, मान के चलो यहाँ ये दो चट्टानें हैं आपस में टकरा गई हैं या आपस में दूसरे से रगड़ खाई हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी के जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति हुई है उसे कहते हैं भूकंप मूल। इंग्लिश में इसको कहते हैं फोकस। आप प्लीज इसको एज ए इंग्लिश में ध्यान रखें, क्योंकि कई बार सीधा सीधा फोकस करके पूछ जाता है व्हाट इज फोकस। तो फोकस से मतलब है हमारा पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुई है। और जब भूकंप पैदा होगा तो पृथ्वी पर जिस स्थान पर, जैसे मान के चलो यहाँ भूकंप के, पृथ्वी के अंदर यहाँ भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले जहां भूकंप के झटके धरातल पर महसूस किए जाते हैं, जैसे सबसे नियरेस्ट पार्ट ये है इस भूकंप के, तो यहां से तरंगें सबसे पहले कहां महसूस की जाएंगी, इस ए पॉइंट पर।
तो पृथ्वी का, धरातल का वह स्थान जहां पर भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं उसे कहते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर। अधिकेंद्र क्या होता है? वह स्थान जहां पर भूकंप के झटके सबसे पहले धरातल पर महसूस किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। तो दो चीजें हो गई, फोकस और अधिकेंद्र। ये तो हो गई हमारे भूकंप की टर्मिनोलॉजी। अब जब भी किसी स्थान पर भूकंप आता है तो तीन तरह की तरंगें यहां पर निकलती है। आप ये ना सोचें कि हम टॉपिक से बियॉन्ड कुछ पढ़ रहे हैं, हमने भूकंप पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने वाले या हमको जो समझ लेते हैं उनकी, उन सोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सोर्सेस की, जिसमें हमने अप्रत्यक्ष सोर्सेस में देखा आज तक हमारी पृथ्वी के बारे में सबसे बढ़िया जानकारी हमको मिली है। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो हमारी पृथ्वी की केंद्र से लेकर के और सरफेस तक की जो हमारी सर्कमफेरेंस है, जो हमारी त्रिज्या, रेडियस जो है पृथ्वी की 6371 किलोमीटर, यानी कि जहां से आप खड़े हो वहां से पृथ्वी के नीचे तक, ये इतनी पृथ्वी का जो सेंटर है, इतनी गहरी पृथ्वी है। तो इतनी गहराई तक जाना लगभग असंभव है। तो वर्तमान समय में तो हम मुश्किल से 15-20 किलोमीटर की गहराई तक ही जा पाए हैं। वैसे तो 11 किलोमीटर का हमारा मैरियाना ट्रेंच है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी इतनी गहराई तक जाना असंभव है। फिर हमने इन्हीं भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझने का प्रयास किया है, इसलिए हम भूकंप के टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वेव्स की। तो जब भी किसी स्थान पर भूकंप आता है, जैसे यहां भूकंप आना शुरू हुआ, तो उस स्थान से तीन तरंगें उठती हैं। बेसिकली अगर हम इनको डिवाइड करना चाहें तो दो तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव्स। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का जब हम पढ़ते हैं तब इसको देखते हैं, तो हम इसको इतना डीप नहीं पढ़ गए थे, सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। भूकंप की तरंगें तीन तरह की होती है मेनली। सबसे पहली जो तरंग होती है वो होती है पी वेव्स या पी तरंग, इनको हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। जब भी किसी स्थान पर भूकंप आता है तो सबसे पहले पी वेव्स की उत्पत्ति वहां पर होती है, इसलिए इनको प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, प्राथमिक तरंग। इनके बारे में मेन बात क्या है कि ये इनकी जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है, सबसे तेज गति से ट्रेवल करती है। ये ठोस, मीडियम जितना ठोस होगा उतनी ही इनकी गति में वृद्धि होगी। ये माध्यम जितना विरल होता जाएगा उतनी इनकी गति रिड्यूस होती जाएगी। जैसे पृथ्वी के अंदर चट्टानें ठोस हैं, यानी जितना घनत्व ज्यादा होगा इन पी तरंगों की गति उतनी ज्यादा हो जाएगी, घनत्व जितना कम हो जाएगा उतनी ही इनकी गति भी कम हो जाएगी। तो जब भी ये पी तरंगें ड्रम माध्यम से गुजरेंगी तब क्या होगा इनकी गति में, जब ये ड्रम माध्यम से गुजरेंगी तो इनकी गति क्या पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी। तो जब हम एक, यहां पर मैं एक और उपकरण का आपको नाम बताता हूं कि जब भी भूकंप आता है तो हम इस भूकंप को, एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम मापते हैं, सीस्मोग्राफ। तो जब हम किसी स्थान पर भूकंप आता है और जब हम इन तरंगों का अध्ययन करते हैं तो हमको कई तरह की वेरिएशन इनमें देखने को मिलती है। जहां कहीं भी तरंगों की गति में कमी आ जाती है तो हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं पृथ्वी के अंदर कि कहीं ना कहीं इस स्थान पर चट्टानों की जो स्थिति वो कैसी है, मोल्टन फॉर्म में है, इनकी गति सर्वाधिक होती है। ये जैसे जैसे घनत्व कम होता जाएगा तो इनकी गति कम हो जाएगी, जैसे जैसे घनत्व में वृद्धि होगी इनकी गति भी बढ़ती चली जाएगी।
इनकी जो गति होती है वो ध्वनि तरंगों की भांति होती है। इन कणों की जो गति होती है ध्वनि तरंगों की भांति होती है इस तरीके से। दूसरी जो हमारे सामने वेव्स आती हैं वो आती हैं एस वेव्स या एस तरंग, इनको द्वितीयक तरंग भी कह देते हैं। सेकेंडरी वेव्स, इनकी जो गति होती है वो पी तरंगों से कम होती है। और इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये पृथ्वी के अंतर्गत द्रव माध्यम में ये तरंगें क्या है, गति नहीं कर सकती, द्रव माध्यम से गति कर ही नहीं सकती। तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखें कि कौन सी भूकंपीय तरंगें हैं जो द्रव माध्यम से गति नहीं कर सकती। तो एस तरंगें केवल और केवल ठोस माध्यम से गति कर सकते हैं। ये जो द्रव माध्यम अगर है तो वहां से तरंगें लुप्त हो जाएंगी। अब जैसे सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर भूकंप आया तो ये तरंगें पृथ्वी के ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक जोन तक ही पहुंच पाएंगी। अगर बड़ा भूकंप आता है तो सारी पृथ्वी तक उसका प्रभाव पहुंचता है। ये बात अलग है कि वो हमारी समझ में, हमारे महसूस करने में आए नहीं आए, लेकिन जब भी बड़ा भूकंप आता है तो पूरी पृथ्वी पर उसकी तरंगें जाती हैं कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, यंत्र की सहायता से इन तरंगों का अध्ययन करते हैं और हम देखते हैं कि जिन जिन स्थानों पर एस तरंग गायब होती है, इसका मतलब क्या है कि वो स्थान पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं द्रव अवस्था में स्थित है। तो इन तरंगों के माध्यम से हमको पृथ्वी के अंदर की जानकारी ठीक ढंग से मिल पाती है। एस तरंग के बारे में आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि एस तरंग जो है द्रव माध्यम से गति नहीं कर सकती। तीसरी जो हमारी तरंग है एल वेव्स या एल तरंग, इनको हम धरातलीय तरंगें भी कह देते हैं। लैंड वेव्स, एल स्टैंड फॉर लैंड। तो एल वेव्स धरातलीय तरंगें होती हैं और ये सबसे बाद में महसूस की जाती हैं। भूकंप आता है तो सबसे पहले हम तरंगों को महसूस करते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी वेव्स, और एल तरंग जो होती है ये पूरी पृथ्वी का चक्कर काट करके आती है। ये केवल धरातल पर चलती है, ये पृथ्वी के अंदर नहीं चलती। तो जो हमने दो तरह का डिवाइडेशन देखा था, बॉडी वेव्स, तो बॉडी वेव्स में कौन कौन सी तरंगें आ जाएंगी, पी और एस, और सरफेस वेव्स में कौन सी तरंगें आ जाएंगी, एल वेव्स। तीन तरह की भूकंपीय तरंगें मुख्यतः निकलती हैं। ये केवल धरातल पर गति करती हैं, लेकिन ये क्या है, आड़े तिरछे इस तरीके से आगे पीछे धक्का देती हुई चलती है। इनकी जो तरंगों की गति है वो इस तरीके से धक्का देने वाली होती है। और पृथ्वी पर जो सर्वाधिक विनाश होता है, इनकी गति सबसे मंद होती है। पहली बात तो गति सबसे कम होती है और सर्वाधिक जान माल की जो क्षति होती है सर्वाधिक नुकसान जो हमको होता है, हमारी बिल्डिंग्स वगैरह जो गिर जाती है बड़ी मात्रा में, पृथ्वी पर दरारें जो पड़ जाती है बड़ी मात्रा में, वो एल तरंगों की वजह से पड़ती है। क्योंकि ये क्या है, आगे पीछे धक्का देते हुए इनके जो कण हैं, इस वेव के जो कण हैं वो आगे पीछे धक्का देने वाली सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं, जिससे क्या है एक फोर्स क्रिएट होती है और वो इसके रास्ते में जो जो चीज आती है सबको धराशायी करती हुई निकल जाती है। तो ये हमारे तीन तरह की वेव्स हैं। पृथ्वी के आंतरिक स्थिति को समझने में केवल दो तरंगों का यूज होता है। कौन कौन सी, पी और एस। एल तरंग का पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझने में कोई योगदान नहीं है, लेकिन जब हम भूकंप की तरंगें पढ़ी रहे तो हमने साथ के साथ एल वेव्स को भी देख लिया। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करें और अगले वीडियो में हम फिर वापस इंटीरियर ऑफ द अर्थ की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको कैसी लग रही है आप प्लीज़
अपने सजेशन हमें दीजिए ताकि हम आपके लिए इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकें। तो अगले वीडियो में बात करते हैं, तब तक धन्यवाद।